दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। आज हम हाजिर हैं रीजनिंग के एक नए पेपर के साथ जो लिया गया था दिनांक 12/1 को 2:30 से 3:30 PM के बीच में और क्रमांक के अनुसार इसका नंबर है 11। समय न गवाते हुए आइए बात करते हैं पेपर की और पेपर में दिए गए प्रश्नों की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपसे कह रहा है निश्चित कूट भाषा में पेरेंट को 148। यहां मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जब कभी भी अल्फाबेट को नंबर के फॉर्म में दिया जाता है तो वहां पर आपको नंबरिंग करना मस्ट हो जाता है। ठीक है, कई बार नंबर 2 रहते हैं, कई बार नंबर 3 रहते हैं और कई बार 1 रहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इस सवाल में क्या किया। सवाल में आपको बोल रहा है पेरेंट और पेरेंट का नंबर कितना दिया हुआ है 148। अब देखिए टी का नंबर कितना होता है 16, का 1, का 18, का 5, का 14 और इसका कितना होता है। ठीक है, अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो कितना हो जाएगा। देखिए 16, 1, 17, 18, 35, 5, 40, 40, 20, 60, 4, 64, 64 और 10। अब आपको ये बात साफ साफ दिख रही होगी 148 वास्तव में 74 का डबल है। मतलब 2 का अगर आप गुणा करोगे तो हमें 148 जाएगा। अब जिसका भी आपसे पूछा जा रहा है उसके नंबरिंग को सम करके, ठीक है, आपको क्या कर देना है, डबल कर देना है। अब देखिए आपसे पूछा किसका गया है, आपसे पूछा गया है ग्रांटेड का। अब देखिए क्या नंबर 7, इसका 18, इसका 1, इसका 14, इसका 20, इसका 5, इसका 4। अब आप इनको जोड़ दीजिए। देखिए 18, 7, 25, 1, 26, 4, 30, 10, 40, 20, 60, 60 और 9 69 और इसका मैं डबल करूंगा तो 2 9 18, 2 6 12 और 1 13, मतलब सम कितना है 138 और यही आपका आंसर है और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कुछ भी नहीं था, मैंने बार बार आपको ये बात बताई है, पिछले पेपर्स में भी कई बार ये क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन तो रिपीटेड भी है कि अगर अल्फाबेट के फॉर्म को कोड के रूप में नंबरिंग से दिखाया गया है तो आपको सारे अल्फाबेट्स की नंबरिंग को सम कर लेना है। अब हो सकता है कि सम 2 अंक का हो सकता है कि सम 1 अंक का और हो सकता है कि अब सम 3 अंक का हो। ठीक है, तो अगर 2 अंक का है तो सीधा सीधा है, 1 अंक का है तो उसने डिजिटल सम कर दिया है और अगर 3 अंक का है मतलब जो आपके 2 अंक आए हैं उनमें उसने कुछ ना कुछ प्लस किया हुआ है या कुछ न कुछ मल्टीप्लाई किया हुआ है। बात करते हैं अगले सवाल की। किसी निश्चित कूट भाषा में फूट हेड स्ट्रिंग को वॉर्म भी व्हील, हेड फ्रूट को ये और स्ट्रिंग फूट हेड को व्हील भी के रूप में फ्रूट का आपसे पूछा जा रहा है। अब आप देखिए फ्रूट कहां कहां पे आया है, एक फ्रूट ये आया हुआ है, एक फ्रूट ये आया हुआ और कहीं फ्रूट है क्या, नहीं। ठीक है, इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूं बी वॉर्म वॉर्म बी, मतलब दोनों में आया हुआ है, दोनों में 2 कॉमन है, हैट और फ्रूट। यहां पर भी हैट और फ्रूट है, बी वॉर्म। अब आप ये देखिए कि फ्रूट तो तीसरी जगह नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हैट तीसरी जगह आया हो, हैट हैट हैट। देखिए यहां पर भी ये हैट, ये हैट, ये हैट। ठीक है, अब देखिए इन तीनों जगह में कॉमन क्या है, ये बी और ये। अब आप खुद देखिए कि जब हैट के लिए बी हट गया है तो फ्रूट के लिए क्या बचा है, वॉर्म बचा हुआ है। मतलब फ्रूट का कोड कितना होता है वॉर्म। यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी इस तरह की कोडिंग आती है, जिसका कोड आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहले आप उसको देखिए कि वो कहां पर आया हुआ है। ठीक है, हो सकता है 2 जगह पर आया हो, 2 जगह पर आया हो और दोनों जगह कोई एक चीज कॉमन मिल जाए, ये आपका उत्तर है। लेकिन इस सवाल में क्या हुआ, आया तो 2 जगह है लेकिन 2 वर्ड ऐसे हैं जो 2 जगह आए हुए। ठीक है, पहले में भी और दूसरे में भी, लेकिन दूसरे में हमारे लिए एक अच्छी बात ये थी कि केवल हैट और फ्रूट था, तो अगर हम हैट को हटा दें तो हमें फ्रूट मिल जाएगा। या तो आप उसको पकड़ लीजिए और या तो जैसे ऑप्शंस रहते हैं 4, या तो आपको जो राइट आंसर है वो मिल जाए और या तो बाकी के जो 3 ऑप्शन है आप उनको हटा दीजिए। तो यहां पर हैट एक्स्ट्रा है, हैट एक्स्ट्रा है तो हैट का मैंने देखा पहले में भी है, दूसरे में भी और तीसरे में भी है और तीनों में कॉमन क्या था, तीनों में कॉमन था बी,
मतलब हैट का जो है वो कितना हो गया बी, मतलब फ्रूट का क्या हो जाएगा वर्ब। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वर्ब, ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल नंबर सीरीज का है। देखिए सवाल आपको कह क्या रहा है, देखिए 24 है, 33 है, क्वेश्चन मार्क है, 107 है, 228 है और 347। ठीक है, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर, इन दोनों के बीच में 9 का अंतर, इन दोनों के बीच में 121 का अंतर और इन दोनों के बीच में 17 में से 8 चला गया तो 9, 8 में से 2 चला गया 6। अब अगर मैं देखूं कि ये 4, 9, 121 और 169 ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये किसका 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 11 का वर्ग है और ये 13। एक नजर में अगर आप देखोगे तो आपको ये लगेगा ये विषम संख्या का है, लेकिन शुरुआत में कितना है 2 है। 2, 3, 11 और 13 कहाँ कॉमन है, ये है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अब 2, 3, 11, 13 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं छोटी हैं, कौन कौन सी 5 और 7। मतलब इस जगह पर होना चाहिए था 5 का वर्ग और इस जगह पर होना चाहिए था 7 का वर्ग। मतलब मामला कितने हो जाएगा 25 का। 33 में अगर मैं 25 जोड़ूंगा तो 5, 3, 8, 3, 2, 5 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जुड़ना चाहिए था 49, 8, 9, 17। ठीक है, मतलब आंसर कितना है 58 और ये दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर 3 में। देखिए जब भी मुझे 2, 3, 11, 13 दिखा तो 2, 3 अगर 2 नहीं दिखता तो 3, 11, 13 को हम सम के अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन यहाँ जैसे मुझे 2, 3, 11, 13 दिखा तो ये सारी चीजें केवल एक जगह कॉमन है और वो है प्राइम नंबर्स में। तो 2, 3, 11, 13 के बीच में 2 प्राइम नंबर छूटे हुए थे 5 और 7, 9 प्राइम नंबर नहीं होता। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल है 6 मित्र हैं एक वृत्ताकार मेज, 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज। 6 के लिए मैंने आपको बताया था मुख किधर किए हुए हैं केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, ये क्या हो जाता है बायां लेफ्ट। और इससे इधर अगर हम जाएंगे ये क्या हो जाता है दायां, क्या हो जाता है ये। अब देखिए सवाल में बोल क्या है, 6 लोग हैं, नाम आपको दे दिए गए हैं। सवाल आपको बोल रहा है अमन विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। विप्लव के बाईं ओर, ये हो गया विप्लव, इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो 1, 2 और 3 यहां कौन बैठ जाएगा, अमन विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। चितरंजन अमन के ठीक बगल में है। अब आप बैठा नहीं सकते, चितरंजन यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठेगा तो बगल कहलाएगा, यहां भी बैठेगा तो बगल कहलाएगा, तो फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी, ये भी अभी कुछ नहीं कह सकते। चितरंजन दिव्या के बगल में नहीं है। एक चीज आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा क्योंकि विप्लव की चर्चा दोबारा नहीं की गई है। एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर, एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर, अगर मैं दिव्या को यहां बैठा लूंगा तो दाईं ओर 1, 2, ठीक है। अगर मैं यहां बैठा लूंगा दिव्या के दाईं ओर तो 1, 2 यहां बैठ सकता। दूसरा अगर मैं दिव्या को यहां बैठाता तो दाईं ओर यहां पे आ जाता। दिव्या को अगर मैं यहां तो बैठा नहीं सकता हूं, यहां बैठा हुआ तो दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक है। लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि चितरंजन अमन के बगल में है, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। मतलब एक चीज कंफर्म है कि दिव्या और एंजिला की जो पोजीशन है, एलिजाबेथ की जो पोजीशन है वो यही रहेगी, दिव्या है दाईं ओर, एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक है। चितरंजन दिव्या के बगल में नहीं है, चितरंजन यहाँ बैठ नहीं सकता, तो चितरंजन कहाँ बैठ जाएगा यहाँ पर। अब एक आदमी आपका और छूट रहा है और वो कौन छूट रहा है, फिरोज। फिरोज का देखिए नंबर भी कितने बढ़िया दिए हुए हैं, अमन से ए, विप्लव से बी, चितरंजन से सी, दिव्या से डी, एलिजाबेथ ए और फिरोज कितना हो जाएगा एफ। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अमन और एलिजा के बीच में कौन बैठा हुआ है। अमन और एलिजा, इधर आप देखेंगे तो 3 लोग हैं, अमन और एलिजा के बीच में कौन बैठा हुआ है, सी, सी फॉर, ठीक है। यहां सवाल में एक दिक्कत थी और वो दिक्कत ये थी डायरेक्टली आपके अमन और विप्लव से रिलेटेड चीज नहीं दी गई। मतलब विप्लव के बगल में चितरंजन दिया हुआ है लेकिन वो लेफ्ट में है कि राइट में है ये बात उसने नहीं दी है। यहां पर आपको
दिव्या और एलिजाबेथ के मामले में रिस्क उठाना पड़ेगा। और यहाँ मैंने यहीं पर क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ लेता तो एलिजाबेथ यहाँ आ जाती, दिव्या को मैं यहाँ पे ले नहीं सकता था। अगर मैं यहाँ लेता तो एलिजाबेथ यहाँ पे आ जाती, तो चितरंजन के लिए जगह नहीं बचती। मतलब एक चीज कंफर्म हो गई थी कि दिव्या और एलिजाबेथ की पोजीशन यही रहने वाली है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखिए अब इस सवाल में देखिए आप 18, फिर कितना है 36, 16, फिर कितना है 27, और इस सवाल में अगर मैं देखूं, अगर मान लीजिए मैं इसको 4 चौके 16, 4 चौके 16 स्क्वायर करता हूं, 4 चौके 16, 16 2 18, ठीक है। तो ये 16 16 256, मतलब मामला फिट नहीं हो रहा। अगर मैं इसको डबल करूं तो 16 दूनी 32, 4 36, तो 4 दूनी 8, 8 4 12 होना चाहिए। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब आपका दिमाग जाना चाहिए 18, 36 और 27। इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन ये है कि ये सारी की सारी संख्याएं 9 से डिवाइडेड है। अगर मैं इसमें 9 करता तो ये कितना आ जाता, 9 दूनी 18, और ये जो 4 है ये क्या है, 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूं तो ये कितना आ जाता, 4, और 16 क्या है, खबर है, ठीक है। 27 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, 3, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और यही आपके सवाल का जवाब होना चाहिए, और ये दिया भी है ऑप्शन नंबर, ठीक है। यहाँ दिक्कत क्या थी कि 4 और 18 का जब मैंने देखा, 4 चौके 16 2 18, ये तो ठीक था, लेकिन जब मैं 16 का स्क्वायर करूंगा तो ये 256 होता, और 36 इसके अकॉर्डिंग बहुत छोटा है। दूसरे नंबर पर मैंने देखा कि चलो अगर मैं इससे पकड़ता हूं कि 16 दूनी 32, 4 जोड़ दिया 36, तो 4 दूनी 8, 4 जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन है कितना, 18। मतलब ये दोनों ही तरीके गलत थे। तब मेरा दिमाग 18, 36 और 27 पे जाना चाहिए। इन तीनों में ऐसी कौन सी चीज कॉमन है? तो जो कॉमन है वो ये है कि तीनों ही संख्याएं 9 से डिवाइडेड है। 9 से डिवाइड किया 2 आ गया तो 2 का वर्ग कर दिया, 36 को 9 से डिवाइड किया 4 आ गया तो 4 का वर्ग कर दिया, 27 को 9 से डिवाइड किया तो 3 आ गया तो 3, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, डाइस। डाइस में 2-3 तरह का मामला है। पहला तो मामला ये रहता है, अगर एक अंक ऐसा है जो 2 डाइसों में कॉमन है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप कहीं भी घूम जाइए, जो क्लॉकवाइज जाने के बाद पहला मिलेगा और इधर से क्लॉकवाइज जाने के बाद पहला मिलेगा। मतलब पहले डाइस के और पहले डाइस के समान अंक, पहले और सेकंड डाइस में समान अंकों के क्लॉकवाइज आप जाओगे, जो दोनों अंक मिलेंगे वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, ऐसे ही एंटी क्लॉक जाने पर जो दोनों अंक मिलेंगे वो दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये तो जब एक ऐसा है जो कि दोनों में समान है। लेकिन अगर 2 ऐसे हैं, तो अगर 2 समान अंक है तो जो बचे हुए अंक है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाए। इसकी बात अगर मैं करूं तो यहाँ देखिए 5 3 कॉमन है, यहाँ भी 5 3 कॉमन है, मतलब 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा 2। अब अगर मैं इसको देखो, देखिए 5 2 कॉमन है, 5 2 कॉमन है, देखिए 5 2 कॉमन है, 5 2 कॉमन है, तो यहां से कितना बच रहा था 3, तो 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा 1। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 5, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। अब आपसे जो पूछ रहा है वो आप बता दीजिए। 4 को दर्शाने वाले फलक, तो 4 के विपरीत फलक का अंक कितना है 2, और यही आपका उत्तर है, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन 3 कथन है, 1 2 3 दिए गए हैं, मतलब सिलॉक्स का क्वेश्चन है। सिलॉक्स से मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हर कथन में 2 पद होते हैं और पदों के मान का निर्धारण पद के पहले या पद के बाद लिखे हुए शब्द के द्वारा किया। अगर पहले कुछ और कुछ लिखा हुआ है तो मान 50, सभी या कोई लिखा हुआ है तो मान 100। अगर पद के बाद है लिखा हुआ है तो मान 50 और नहीं लिखा हुआ है तो मान, ठीक है। अब अगर केवल एक कथन से निष्कर्ष निकाला गया तो आपको केवल 2 चीजें याद रखनी है। पहला, सकारात्मक कथन से केवल सकारात्मक निष्कर्ष ही निकलेगा। सकारात्मक मतलब जिसमें है लगा हुआ। नकारात्मक कथन से केवल नकारात्मक निष्कर्ष से निकलेगा। नकारात्मक मतलब जिसमें लास्ट में नहीं लगा। और दूसरी बात यह कि जिस पद का मान कथन में 50 है, उस पद का मान निष्कर्ष में कभी भी 100 नहीं हो। ये तो एक कथन से निष्कर्ष निकालने की बात हो गई। अगर 2 कथनों से निष्कर्ष या 3 कथनों से निष्कर्ष निकालना है, तब हमें ध्यान देना पड़ता है मध्य पद का। और मध्य पद की वैलिडिटी तभी होती है जब मध्य पद का मान किसी न किसी एक कथन में 100
जरूर। ठीक है, आइए इस सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल आपको बोला कुछ जूते चप्पल है, मतलब इसका जूते के पहले कुछ लगा है, चप्पल के बाद है लगा है। कुछ चप्पल मोजे हैं, चप्पल के पहले कुछ लगा है, मोजे के बाद है लगा है। सभी मोजे, मोजे के पहले सभी लगा है, सैंडल के बाद है लगा। अब इसमें एक नजर आप मिडिल टर्म पे जरूर मान लीजिए। चप्पल ये मिडिल टर्म वैलिड नहीं है, मोजे ये मिडिल टर्म वैलिड है, क्योंकि मोजे का मान यहाँ पर 100 है। ठीक है, कुछ सैंडल जूते हैं, सैंडल यहाँ है, जूते यहाँ है, दो मध्य पद चाहिए, दोनों मध्य पद वैलिड होने चाहिए। ये वाला तो वैलिड है लेकिन ये वाला वैलिड नहीं है, मतलब ये निष्कर्ष गलत होगा। कुछ सैंडल चप्पल है, सैंडल और चप्पल के बीच की बात है। सैंडल और चप्पल मोजा मिडिल टर्म है और मोजे की वैलिडिटी सही है क्योंकि इसका मान मोजे का यहाँ पर 100 है, इन दोनों का मान ये 50 है, ये भी 50 है और यहाँ पर भी इन दोनों का मान 50-50 है, मतलब ये निष्कर्ष सही होगा। कुछ मोजे जूते हैं, मोजे और जूते इनके बीच में निष्कर्ष निकालना है। मध्य पद क्या है? चप्पल, लेकिन चप्पल का मान दोनों ही जगहों पर 50 है, किसी भी जगह पर 100 नहीं है, मतलब ये वाला निष्कर्ष भी गलत होगा। अब देखिए आंसर में अगर मैं आऊं तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यही हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? फिर वही पासे का मामला है। ठीक है, इसमें भी दो कॉमन दिख रहे हैं। कौन कौन से कॉमन दिख रहे हैं? एक दिख रहा है बीटा और एक दिख रहा है प्लस। यहाँ पर ये दोनों कॉमन है, यहाँ पर ये दोनों कॉमन है, मतलब जीरो का जो अपोजिट है वो इनफाइनाइट ही होगा। जीरो का अपोजिट इनफाइनाइट। पीछा पूछा किसका है? जीरो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर, जीरो दर्शाने वाले के विपरीत फलक पर इनफाइनाइट। बाकियों का आप निकाल नहीं सकते हो क्योंकि बाकियों का निकालने के लिए कम से कम एक और घन की आवश्यकता थी जो कि यहाँ पर नहीं दी गई। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल मैंने हमेशा ये बताया, मैथमेटिकल सीरीज में जब भी मामला आए तो आपका फोकस सबसे पहले भाग पर जाना चाहिए। क्या देखिए 10 भागे 20, भाग 10 में 20 का भाग नहीं जाएगा, मतलब मुझे भाग को बदलना है। ठीक है, अब भाग को बदलने के लिए एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये, इन्हीं दोनों को चेक कर लेते हैं। भाग और ऋण, मतलब ऋण की जगह भाग आ जाए और भाग की जगह ऋण आ जाए तो 40 भागे 10 ये चला जाएगा। देखिए 120 है, 18 है, 10 है, मतलब ये कितना हो गया मामला? 18 गुणे 40 बटे 10, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 18 चौक 72, 120 प्लस 72 और माइनस कितना 20, 100 में 72 जोड़ेंगे, 120 में से 20 घटा 100, 100 में 72 जोड़ेंगे 172 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन ही आपका सही है। अगर मान लीजिए मैं धन और भागे को बदलता, देखिए धन यहां में क्या ले जाता? भाग, और यहां में क्या ले जाता? ठीक है, अब यहां देखिए 120 में 18 का, ये 120 18 है 3 से, ठीक है, कट जाएगा मान लीजिए 6 3 18, लेकिन फिर ये 3 2 है क्योंकि 18 किससे कट रहा है? 9 से, और 120 या 40 दोनों में से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 9 से कट जाए या एक संख्या 3 से कट जाए दूसरी भी 3 से। यहाँ पर ये स्थिति नहीं है, मतलब मैं देख के भी बता सकता था कि धन और भागे का मामला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? ए जेड से विवाहित है, जेड के 3 बच्चे, ए जेड से विवाहित है। ए विवाहित है किससे? जेड से, लेकिन पुरुष कौन है महिला कौन है ये पता नहीं। जेड के 3 बच्चे एल एम और एन है, जेड के 3 बच्चे हैं एल एम और एन। ठीक है, जेड बच्चों का पिता नहीं है, पिता नहीं है तो क्या होगी? माँ होगी, और अगर ये माँ है तो पिता कौन हो जाएगा? ए। फिर आगे क्या बोल रहा है? पी ए की माँ है, पी किसकी माँ है? ए की माँ है, पी ए की माँ है। एल डी का पति है, ठीक है, एल डी का पति है, एल डी का पति है, मतलब ये महिला है और ये क्या है? एल डी का पति, ये तीनों भाई बहन, ठीक है, एल डी का पति है। एम की 2 बेटियां एच और जे है, 2 बेटियां हैं, एक है एच और एक कौन सी है? एच और जे है। जेड पी से किस प्रकार संबंधित है? जेड पी से किस प्रकार संबंधित है? अब देखिए एक जनरेशन नीचे की बात हो रही और एक जनरेशन नीचे कौन कौन आता है? एक जनरेशन नीचे आता है पुत्र पुत्री, दामाद पुत्रवधू, नेफे एंड, ठीक है, एक स्टेप नीचे की बात कर रहा हूं मैं। पुत्र पुत्री उनकी शादियां होगी, मतलब
सन डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर क्या आता है, नेफे एंड नीस। ठीक, अब यहां पर आप देखिए ए जो है वो किसका है, ए जो है पुत्र किसका है, पी का है। बात जेड के बारे में की गई है, मतलब पुत्र ये है, मतलब निश्चित तौर पर ये क्या होगा, क्योंकि बीच में शादी हो गई है, मतलब ला वाला मामला है। और है कौन सी, ये लड़की है, मतलब मामला हो गया डॉटर इन लॉ। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में मां गलत, बेटा गलत, इन दोनों में से एक चीज। बेटा मैंने गलत क्यों किया, क्योंकि ये महिला है। बहू और बेटी, बेटी ये है नहीं क्योंकि ये लड़के की पत्नी है, मतलब 100% मामला क्या हो जाएगा, बहू। और वैसे भी इंग्लिश में भी मैंने आपको बताया कि वो डॉटर इन लॉ है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 7 व्यक्ति हैं डी ई एफ जी एच आई और जे एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 आदमी हैं, 7 लोगों के लिए सीट बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आदमियों के लिए सीट बन गई। ठीक है, डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। कोई किनारे में बैठा है क्या, ई जे के बाईं और चौथा, ई और आई के बीच में केवल डी, ई और आई, डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। मतलब एक चीज तो कंफर्म है, ई और आई के बीच में केवल डी बैठा, तो डी तो किनारे पे नहीं है। ए जी के जे के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, जे एफ के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ई और आई, एक चीज ये है, ये बात ध्यान रखिएगा, ई और आई के बीच में डी बैठा है। डी और एच के, मैं एक काम करता हूं, डी को यहां बैठा देता हूं, 1 2 3, डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, ई और आई के बीच में केवल डी है, मतलब या तो ई या तो आई, या तो ई या तो आई। ई और आई के बीच में केवल डी बैठा है। जे एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जे एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जे एफ के दाईं ओर। ठीक है, जे एफ के दाईं ओर 1 2 3, जे एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ई जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा। देखिए ई जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 4, यहाँ पे कौन बैठेगा, ई, मतलब यहाँ आई नहीं हो सकता, और अगर ई यहाँ पे बैठा हुआ है मतलब ई यहाँ पे नहीं। ठीक है, अब देख लीजिए एक आदमी कोई छूटा हुआ है, और छूटा हुआ कौन है, पूछ क्या रहा है, पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है, पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है, उत्तर क्या हो जाएगा, एच। इस सवाल में एक चीज थी, इस सवाल में आपको किनारे वाले व्यक्ति के बारे में नहीं दिया गया, लेकिन जब सवाल हमने पढ़ा तो हमने ये देखा डी और एच के बीच में 3 व्यक्ति हैं, डी ई और आई के बीच में। मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि डी किनारे पर नहीं, डी किनारे पर नहीं है, तो हमने शुरुआत डी की यहां से कर दी और इन 3 व्यक्तियों को इनके बीच में ले लिया, डी और। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सवाल आपको क्या बोल रहा है, सवाल आपको बोल रहा है 6 है, 10 है, 19 है, 35 है, क्वेश्चन मार्क है, और फिर क्या है। देखिए अब देखिए इनके बीच में अंतर कितने का है, 4 का। इनके बीच में अंतर कितने का है, 9 का। इनके बीच में अंतर कितने का है, 16 का। फिर देखिए ये मामला कितने का है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। ये हो सकता है कि ये 5 का वर्ग हो, और ये कितने का वर्ग हो, 6 का वर्ग हो। 5 का वर्ग मतलब 25, 35 और 25 60, 6 का वर्ग मतलब 36, 60 और 36 96। हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, 60, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से। देखिए विषाणु वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, तो कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन है, कार्डियोलॉजी है हृदय का। यहाँ पे आप एक चीज और भी ध्यान रखिए, कार्डियोलॉजी जो हृदय का स्पंदन को मापने वाली जो मशीन है उसको कार्डियोग्राम है, और जो वो रिजल्ट देती है पेपर पर वो कार्डियोग्राफ है। जहां पर भी कार्डियो शब्द आ जाए मतलब समझ लीजिए कि बात किसकी हो रही है, हृदय की, बात किसकी है, हार्ट की। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक सवाल छूट गया, हाँ ठीक, ये सवाल छूट, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहां पर है आई, जे के एल,
ठीक है। दो एच आई जे के क्यू आर एस टी, टी होगा मतलब पहला और दूसरा। मैंने आपको क्या किया, आई दो छोड़ के एल, एच दो छोड़ के के, तो क्यू आर एस दो छोड़ के कितना हो जाएगा टी, ठीक है। लेकिन टी हमारे पास दो। अब देखिए टी आई डी टी आई एच, मतलब आई तो कॉमन है, डी और एच मतलब मुझे तीसरे वाले को देखना है। एच, एच के पहले ई है, टी एफ जी एच मतलब इससे दो पहले, ठीक है। जे जी एच आई जे, ये भी दो पहले का, तो जी, तो ई एफ दो अगर मैं छोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही। यहां मैंने पहले को देखा, पहले से मेरे दो ऑप्शन कट, बाकी के जो दो ऑप्शन बचे उसमें आई कॉमन था, इसलिए मैंने सेकंड वाले को चेक नहीं किया। मैंने चेक किसको किया, थर्ड वाले को, क्योंकि उसी से मेरा उत्तर निकल सकता था। दूसरे वाले को चेक करके मैं अपना टाइम खराब इसलिए नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक बात क्लियर हो गई थी कि दोनों में आई ही आना है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है किस विकल्प, अब देखिए इसको अंग्रेजी के क्रम में रखना। देखिए सी सभी में कॉमन है, कुछ नहीं रिजल्ट निकलेगा, क्यू सभी में कॉमन है, कुछ नहीं निकलेगा, यहाँ एल है, यहाँ एल है, यहाँ एल है, यहाँ पी है, यहाँ पे एम। तो एक चीज पक्की है कि ये लास्ट में है, मतलब चौथा लास्ट में है, मतलब ये वाला गलत और ये। अब इन दोनों में देखिए ये दो कॉमन है, तीन और एक कॉमन है, मतलब मेरे को दूसरा वाला निकालना चाहिए। तो अब देखिए एल के बाद टी, एल के बाद टी, एल के बाद टी, ठीक है। अगर मैं इसके बाद में देखूं तो सबसे लास्ट से पहले कौन सा आएगा, एम आएगा, मतलब पांचवा, तो चौथे के पहले पांचवा, चौथे के पहले पांचवा, दोनों में है, यहां से भी कुछ नहीं निकाला। देखिए एल टी एल टी एल टी, लेकिन यहाँ एल टी के बाद कुछ नहीं है, मतलब ये कौन सा हो जाएगा, ठीक है। एल टी के बाद यू है, एल टी के बाद आई है, मतलब ये कौन सा हो जाएगा, मतलब दो के बाद क्या आना चाहिए, तीन, दो के बाद तीन इसमें है, मतलब आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखिए, अगर मैं इस सवाल में देखूं, यहां पर देखिए जेड एस पी एरो, मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि जो पहले आ चुका है बीच में वो बीच में नहीं आएगा, एरो यहां आ चुका है, मतलब दूसरा और चौथा, ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, गलत हो, ठीक है। फिर अब अगर मैं इन दोनों ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, इन दोनों ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर चेंजेस क्या क्या है, जीरो तो ठीक है बीच में आ गया। अब अगर मैं देखूं तो त्रिभुज चतुर्भुज, त्रिभुज यहाँ पर है, त्रिभुज, त्रिभुज की अगर मैं देखूं त्रिभुज कैसे चल रहा है, त्रिभुज को छोड़ दीजिए, जीरो कैसे चल रहा है, जीरो बीच में आ गया, उसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। जीरो किसको पकड़ लेते हैं, एल को, ठीक है, एल को पकड़ लेते, देखिए एल यहां से एक खाना इधर, ठीक है, फिर एक खाना इधर, फिर एक खाना इधर, तो अब किधर जाना चाहिए, इधर, मतलब यहीं पर आ जाना चाहिए। तो एल यहाँ पर किसमें है, इसमें है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या देखिए मैंने एल को ही क्यों चेक किया, पहला मैंने जो देखा वो ये देखा कि सभी के बीच में जो है अलग अलग अंकार है, यहां पर उसने एरो को रिपीट कर दिया, ये तो गलत है। फिर यहां पर जो चीज मैंने देखी वो ये है कि किसको पकड़ा जाए, तो त्रिभुज को अगर हम पकड़ने की बात करें तो त्रिभुज का जो मूवमेंट है वो थोड़ा थोड़ा सा आधा एक वाला है, इसलिए ये इस त्रिभुज को मैंने नहीं लिया, ठीक है। एस चूंकि बीच में आ चुका था इसलिए मैंने उसको भी नहीं लिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर एरो देखें तो एरो भी बीच में आ चुका था, मैंने उसको भी नहीं लिया। बराबर को मैं ले सकता था, बराबर को अगर भी मैं लेता, देखिए बराबर एक खाना इधर, फिर एक खाना इधर, फिर एक खाना इधर, फिर एक खाना इधर, ठीक है। तो मैंने इसको चेक किया था एल से, लेकिन अगर आप इसको बराबर से भी चेक करते तो उत्तर आपका तीसरा ही आना था। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल दर्पण प्रति मिरर इमेज में मैंने आपको बताया था लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो इधर जाएगा, ठीक है। देखिए जे, ये सभी में सेम है, यू, यू की पुच्छी इधर है तो इस तरफ होनी चाहिए, इस तरफ सभी में, डी, डी का बी बनेगा, बी बनेगा, ये वाला गलत, डी का बी बनेगा, बी में भी है, ठीक है। जी, जी इधर है तो अब इधर होना चाहिए, इधर 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 भी ठीक है। ई, ई देखिए इसमें छोटा बना हुआ है, ये बड़ा, ये वाला गलत, ई यहाँ पर है, इसमें भी छोटा बना हुआ है, ये वाला भी गलत है,
तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3। मतलब मेरे को MENT चेक करने की जरूरत नहीं थी, केवल जज भर चेक करने से हमारा उत्तर निकल चुका है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। फिर किसका मामला आ गया? एल के। देखिए क्या, देखिए GHIJ तो के आएगा, के आएगा मतलब एल वाले दोनों गलत हो। ठीक है, फिर ये देखिए LF इधर से शुरू, JKLF। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? LKL। लास्ट देखिए KIL इसी से दूसरे से ही निकल जाएगा। देखिए JKLM, J के पहले क्या आएगा? I किसमें है? इसमें है। मतलब आपका जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? KILM। आपको इसमें ज्यादा कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं थी, एक में आगे है और एक में ला पीछे का है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? फिर से वही बात, देखिए ए बी मतलब इधर बढ़ रहा है तो एक्स वाई जेड, जेड होना चाहिए, वाई गलत, वाई गलत। ठीक है, फिर इधर से भी इसी में बढ़ रहा है तो जेड ए फिर बी होना चाहिए, जेड के बाद बी। ऑप्शन नंबर 2। काफी सरल कोडिंग है। 18वीं और 19वीं की जो कोडिंग है ये काफी सरल है, क्योंकि इसमें कोई भी अंक छूटा नहीं है, लगातार जो है अल्फाबेट्स वो लिखे हुए हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संयोजन देखिए मैथमेटिकल सीरीज। पहली बात तो ये 4 करनी में 81 का मान कितना होता है, ये तो आप कर ही लीजिए। का मान कितना हो जाएगा? अब देखिए बराबर अगर मैं यहां पे लगा दूं इस जगह पर इसके अकॉर्डिंग, तो 15 दूनी 30 1800। 1800 का मामला अगर आता है तो यहां पर देखिए 9 में से 3 गया 6, भाग किसका देना है? 9 माइनस 3 आगे 17 धन, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि 17 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में देखिए भाग बराबर यहाँ पे लगा हुआ, भाग 120 में 15 का भाग देंगे 8 आ जाएगा, 8 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ऋण 1। बराबर कहाँ पे लगा हुआ है? इस जगह पर ऋण 1। ये 3 है, 3 में से 17 घटाएंगे, 17 में 28 का गुणा, बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए गुणा यहाँ पे आएगा, 17 में 28 का गुणा करेंगे तो उत्तर बहुत ज्यादा है, ये ऑप्शन। फिर इस वाले पे आ जाइए, भाग गुणे बराबर कहां पे लगा हुआ है? इस पॉइंट पर। भाग 120 से 15 का भाग दिया 8, 8 नाम 72, फिर 72, 72 में ये कितना है? 3 है, 72 और 3 17 दिया 51, 51 माइनस 28। देखिए इसकी बात मैं कर रहा हूं तीसरे वाले की। देखिए सवाल मामला है 120 भागे 15 गुणे 9 बरा धन 3 गुणे 17 माइनस 28 बराबर 50। देखिए अब इसको देखिए 15 8 120, 8 नाम 72, इसका 72 है और प्लस 17 दिया 81 और माइनस कितना है? 8। 2 1 3, 13 में से 8 चला गया 5 होना चाहिए। ठीक है, देखिए 2 1 2 1 3 8 7 15 में से 28 घटाएंगे, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, 14 में से 2 जाएगा, 13 में से 8 घटा देंगे 5, 2 1 3 8 7 15, 95 आना चाहिए, 72 नहीं आ रहा, मतलब ये भी गलत है। तब आपका ऑप्शन ये वाला सही होगा। 120 भागे 15 इसको कर लेते हैं, भागे 15 माइनस 9 बराबर 3 ऋण 17 भागे 28 95। 7 से कटने वाला कोई डाटा ही नहीं है, 8 माइनस 9, ये तो उत्तर होगा नहीं, उत्तर तो यही वाला होना चाहिए, हो नहीं सकता, उत्तर तीसरा ही होगा। फिर कितना मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 120 भागे 15 गुणे 9 प्लस 3 गुणे 17 माइनस 28 बराबर 95। ओ ये गलत था, 17 दिया 51, 8 नाम 72 प्लस 51 माइनस 8, यही होता। 2 1 3, 13 में से 8 चला गया 5, बिल्कुल सही। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये पेपर खत्म। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आपको ये सीरीज
बहुत पसंद आ रही होगी और साथ ही साथ आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार भी। मेरा ये सोचना कहां तक सही है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।